ओके, yes sir. तो यहाँ अब एक और हम लोग पढ़ेंगे, डेल्टा एच डी। Yes. इसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये एक नया चीज है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? दैट मींस व्हेन एन atom in its gaseous phase accepts an electron, then it is called electron affinity. Do you remember? Yes sir. Archie, Chandan, you were not answering. Do you guys सर वो remember? लीव हो गया था सर, फिर से ज्वाइन किया है। Okay, 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 no problem. So, and next one is lattice energy. Next one is lattice energy. अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये लैटिस होता क्या है। ठीक है ना? तो जैसे जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं या फिर मेटल्स भी होते हैं, वो कुछ खास अरेंजमेंट में होते हैं। मतलब द एटम्स आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज लैटिस। इसको हम लोग क्रिस्टल या लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है ना? तो about which you will read in a solid state chapter in class 12th. It's physical chemistry chapter number 1 of class 12th in NCERT. So write down means, अच्छा एक चीज, हम लोग जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसके लिए बस 5 चीज याद रखेंगे। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि एक मोल किसी भी चीज को सॉलिड से गैसियस में चेंज करना। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक मोल ऑफ गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है, मतलब उसमें जो एनर्जी लगा। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम लोग बोलते हैं कि गैसियस एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बट रिमेंबर, पर मोल, इट इज डिफाइंड पर मोल। फिर से हम लोग पढ़ेंगे एक लैटिस एनर्जी। तो यहाँ 2 चीज नया नया आया। एक आया इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो हम लोग नहीं पढ़ा है, और एक आया लैटिस एनर्जी जो हम लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा है। तो राइट डाउन, डिफाइन लैटिस एनर्जी। डिफाइन लैटिस एनर्जी। तो होता क्या है ना कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या होगा कि क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो जब सारे एटम्स एक एक पास रहेंगे ना, तो उनमें क्या होगा कि कुछ खास तरह का एक अरेंजमेंट बनेगा, और उसमें सबके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा। और उसी इंटरेक्शन के कारण से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा। याद है ना? अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज में ही पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है जब पास में आते हैं वो लोग। तो इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण से क्या होगा ना कि लैटिस एनर्जी होगा। तो लैटिस एनर्जी, राइट डाउन, डिफाइन लैटिस एनर्जी। और उसके नीचे आप लोग लिखिएगा कि लैटिस एनर्जी कब होता है। तो सोडियम प्लस गैस, क्लोरीन प्लस गैस से मिलके अगर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाया सॉलिड, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ये जो है इक्वेशन, इसको मतलब इसको लिख लेते हैं, बाद में हम लोग लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिखेंगे। तो सोडियम प्लस गैस, क्लोरीन माइनस गैस, अगर ये दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड सॉलिड बना दिया, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैटिस एनर्जी। और आप लोग को याद है ना, ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक ही होता है। हाँ हाँ, लैटिस एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय वी नॉट। यस यस, थैंक्स थैंक्स। लैटिस एनर्जी को हम लोग वी नॉट से दिखाते हैं, ऐसे न्यू नॉट वो बोलते हैं इसको, न्यू नॉट। इसको क्या बोलते हैं? इसको ईटा बोलते हैं ना? हाँ, इसको हम लोग न्यू बोलते हैं। तो ये न्यू नॉट से दिखाया जाता है लैटिस एनर्जी को, या फिर आप लोग वी नॉट भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर। ओके, तो जो लैटिस एनर्जी है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो आप लोग लिख लो कि वी नॉट में बी एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। मतलब क्या हुआ कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर अगर सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, तो हो सकता है कि उसमें एनर्जी निकले, या फिर ये भी हो सकता है कि हमको एनर्जी देना पड़े।
समझ में आया ना? Yes, sir. राइट। अब हम लोग थोड़ा अच्छा सा डिफिनीशन लिखेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। लैटिस एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल, अच्छा स्लो स्लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released, I will give you a lot of homework. So आज थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा आपको, बहुत मजा आएगा लेकिन, and it is going to help you in chapter of thermochemistry. When you will read that chapter, then मतलब आपको लगेगा क्या ये तो सब पढ़ा दिया गया है केमिकल बॉन्डिंग में. That's the beauty of chemical bonding. It will be used everywhere in organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, everywhere it is going to be used. The amount of energy released when one mole of crystal is formed from its constituent gaseous ions. The amount of energy released when one mole of crystal is formed from its constituent gaseous ions. Done? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. देखिए मेरे लिए मतलब डेफिनेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है, मतलब अभी तक मैंने जितना ही पढ़ाया होगा आप लोग को पता चल गया होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं दो चीजों पे फोकस किया था कि गैसियस होना चाहिए और एक मोल होना चाहिए, याद है ना? जब मैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पढ़ा रहा था तभी मैं यही बोल रहा था कि वो गैसियस होना चाहिए, एक मोल होना चाहिए और एनर्जी रिलीज होना चाहिए। वैसे ही अब इसमें क्या खास है इसके डिफिनीशन में, हम लोग उस पर बात करेंगे। उससे पहले हम लोग एक और डिफिनीशन लिखेंगे इसका। देखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, the amount of energy required to dissociate one mole crystal into isolated ions, one mole crystal into isolated ions. Okay, and guys please don't depend on taking screenshots. जो पहले से हैं उनको तो पता है, क्रिस मोहन आप भी स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, लिखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate one mole of crystal into isolated ions. Done? Yes, sir. Nice. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये वन मोल, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है गैसियस, तीसरा इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूएंट। आपको लगेगा कि ये क्या मतलब कि इसको गोला गोला कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपाउंड जो बनना चाहिए वो एक मोल ही बनना चाहिए, ये बात है फिक्स। दूसरा बात है कि जो आयन उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, जैसे सोडियम और सोडियम क्लोराइड में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, सोडियम और क्लोरीन है। तो सोडियम और क्लोरीन ये दोनों क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। गॉट इट? जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, हियर सोडियम इज आल्सो इन gaseous state, chlorine is also in gaseous state, and that's the beauty. You can't just say that Na solid means sodium is in solid plus chlorine is in gas and they form sodium chloride and the energy enthalpy change is called lattice energy. No, this is wrong. दोनों का दोनों गैसियस में होना चाहिए। एंड मतलब कि डायरेक्ट सवाल आता है इस पे, होता है मतलब लोग बोलता है कि ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल है, लेकिन स्पेशली वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल। तो उसमें क्या करता है ना कि यहाँ सोडियम प्लस करेगा और यहाँ पे सॉलिड कर देगा और लोग इसी में खेल जाएंगे, मतलब कि दे विल
गिव रॉन्ग आंसर। सो नाउ लेट्स मूव ऑनवर्ड। एक चीज तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लैटिस एनर्जी क्या होता है। अब ये इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो राइट ऑन द टॉपिक, डिफाइन इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा, इसके बाद से कल पढ़ेंगे हम लोग। डिफाइन इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, कल नहीं संडे को। डिफाइन इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। डन। Yes, sir. नाइस। सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ ClCl, ये Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ Cl2 है। ओके, 1 मोल ClCl गैस, जब इसमें इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, ये Cl गैस प्लस Cl गैस बन जाएगा। अभी लग रहा होगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, Cl क्या क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूँ। 1 मोल ऑफ Cl2, तो जब Cl2, तो Cl2 में क्या है, दोनों क्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। और जब हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2 क्लोरीन एटम बनेगा, और दोनों का दोनों क्या होगा, फ्री क्लोरीन एटम होगा। ठीक है ना, बोलिए ऐसा होगा कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो Cl2 में क्या था कि दोनों आपस में बॉन्डेड था, हमने क्या किया कि हीट देके, एनर्जी देके उस बॉन्ड को तोड़ दिया। तो उस बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ देंगे तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में अलग अलग हो जाएंगे, मतलब क्लोरीन एटम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसी में जो हमको एनर्जी लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। मतलब हम लोगों ने क्लोरीन को डिसोसिएट कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये क्या है कि 3/2 फ्लोरीन गैस, अब इसको हम लोग तोड़े तो ये क्या बनाया, 3/2 इंटू 2F। तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 3 फ्लोरीन एटम निकलेगा, और वो भी गैसियस स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल कि क्लोरीन को, तो अगर हमको 1 मोल क्लोरीन गैस चाहिए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 Cl2, और इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगाएंगे, और यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा वो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के हाफ होगा। वाई, बिकॉज वी आर जस्ट ब्रेकिंग हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो यहाँ से हमको 1 मोल ऑफ Cl मिल जाएगा। अब ये सब मतलब लग रहा होगा कि क्या क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, डेफिनेशन लिखते ही सब चीज क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, the amount of energy required to dissociate 1 mole of gaseous substance the amount of energy required to dissociate 1 mole of gaseous substance into isolated gaseous atom is called enthalpy of dissociation. डिसोसिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ तोड़ने का बात कर रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, बॉन्ड ही तो तोड़ेंगे। तो ये तो क्लियर है। तो इसके डेफिनेशन तो आपसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन में मेन क्या क्या है वो याद करने का जरूरत है। और मैं कभी भी डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देता हूँ, उसमें जो मेन पॉइंट्स है उस पर ध्यान देता हूँ, बिकॉज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो इसमें खोजते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस होना चाहिए, सबसे पहला बात। तो अब उसको हम लोग बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, आगे क्या है, तो डिसोसिएशन के बाद से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए फ्लोरीन गैस टूटा, तो इसमें जो
प्रोडक्ट बना वो क्या है, आइसोलेटेड फ्लोरीन एटम्स है इन गैसियस स्टेट। सिमिलरली क्लोरीन गैस अगर टूटेगा तो आइसोलेटेड क्लोरीन एटम्स मिलेगा इन द गैसियस स्टेट। ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए कि हाइड्रोजन वाला जो है H2 टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, 2H बनाएगा, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टूट रहा है, इसीलिए इंथैल्पी ऑफ इसमें जो एनर्जी लगेगा उसको इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन के बराबर बोलेंगे। अगर हम लोग मान लीजिए कि 3/2 मोल हाइड्रोजन तोड़ते तो इसका एनर्जी चेंज कितना होता, 3/2 इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। समझ में आ रहा है ना, यूनिटरी मेथड, कि अगर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 4 कलम का दाम 5 × 4 होगा। सिमिलरली 1 मोल तोड़ने में HD लग रहा है तो 3/2 तोड़ने में कितना लगेगा, 3/2 HD। समझ में आया, बोलिए। यस, नाइस, बहुत अच्छा। आपको पता है आपने थर्मोकेमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो नाउ लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, एंड हम लोग थोड़ा बॉर्न हेबल साइकिल लिखेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर में देखना, बॉर्न हेबर साइकिल इज a most important part of that means thermochemistry chapter. So we have completed that part in one lecture only. So पहला हम लोग एग्जांपल लिखेंगे, एल्युमिनियम सॉलिड जो है फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है और AlF3 बनाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन बैलेंस करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा मैं एल्युमिनियम सॉलिड प्लस फ्लोरीन गैस, अच्छा भाई ठीक है, ये बनाता है AlF3। और हमेशा याद रखेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी बोलेंगे जब जो प्रोडक्ट हो वो कितना मोल बनना चाहिए, बताइए, बोलिए। 1 mole. Yes, 1 mole. And hence definitions are not important, but their contents are most important. हाँ, चलिए, तो 1 मोल बनना है, ये तो पक्का है। मतलब एल्युमिनियम हमको 1 मोल चाहिए, 1 मोल है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरीन हमको 3 मोल चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 फ्लोरीन एटम है, हमको चाहिए 3 फ्लोरीन एटम, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, 3/2 से गुणा कर देंगे। अब मेरा काम बन गया है, इजंट इट, बोलिए। हाँ, अब हमको लिखना है इसका बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल में हम लोग शुरू से चलेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे। देखिए, ये AlF3 तो तभी बनेगा जब लेटिस एनर्जी आएगा, और लेटिस एनर्जी तभी आएगा जब Al3+, ठीक है ना, अब प्लस 3F-, ये दोनों गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और तब ये ही दोनों मिलके और लेटिस एनर्जी मतलब इतना हीट रिलीज करेगा, कितना हीट, न्यू नॉट के बराबर, ठीक है ना। तो ये न्यू नॉट के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा तभी जाके AlF3 बनेगा। ये बात क्लियर है सबको, और नहीं क्लियर है तो बोलिए। तो एक बार रिपीट करना। हाँ, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए, कोई भी कंपाउंड कब तब ही बनेगा जब उसमें लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। बिकॉज अगर AlF3 सॉलिड बन रहा है तो एक लैटिस शेप में आएगा। लैटिस शेप में तभी आ सकता है वो जब लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। तो और लैटिस एनर्जी का हम लोग डेफिनेशन पे अगर आए तो देखिए, डेफिनेशन पे आते हैं तो लैटिस एनर्जी में क्या बोल रहा है ना, कि ये AlF3 मान लीजिए हमको बनाना है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होने चाहिए सबसे पहले। तो देखिए, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, एल्युमिनियम है और 3 फ्लोरीन गैस है। चलिए यहां तक क्लियर, कि दोनों क्या होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एल्युमिनियम को हम लोग गैसियस स्टेट में लिखे और जो फ्लोरीन एटम है वो भी गैसियस स्टेट में लिखे। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एल्युमिनियम का, तो 3 है, तो एल्युमिनियम 3+ चाहिए हमको गैसियस स्टेट में, और फ्लोरीन माइनस चाहिए, वो भी 3 3 गैसियस स्टेट में, तो अभी जाके AlF3 बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। हम्म? हाँ, तो क्या एग्जाम में आपको ऐसा इक्वेशन लिख के देगा, तो बिल्कुल नहीं। वो बस बोलेगा कि एल्युमिनियम फ्लोराइड हमको बनाना है
अब आपको लिखना है बॉर्न हेबर साइकिल क्या है, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि इससे बैकवर्ड कैसे जाए, तो बैकवर्ड जाएंगे कैसे, एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3/2F2 गैस से AlF3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका लैटिस वाला इक्वेशन क्या होने वाला है। तो इसका लैटिस इक्वेशन जो होने वाला है वो Al3 प्लस गैसियस स्टेट में 3 फ्लोरीन माइनस एटम जो भी गैसियस स्टेट में होगा उनके साथ मिलके AlF3 सॉलिड बनाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, तो हमको पहुंचना है एल्यूमिनियम सॉलिड से कहाँ, Al3 प्लस में, और फ्लोरीन गैस से कहाँ पहुंचना है 3F माइनस में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यात्रा। तो यात्रा में हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि एल्यूमिनियम सॉलिड को एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम लोग इसको एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट किए तो जो एनर्जी हमको देना पड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यस, इसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं, डेल्टा HS, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर चंदन यू ऑल्सो, जो एडवांस में पूछ सकता है, तो एकदम ध्यान से समझना है, नहीं समझ में आया फिर से पूछिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एल्यूमिनियम सॉलिड को एल्यूमिनियम गैस में कन्वर्ट किया, बिकॉज हम लोग लैटिस एनर्जी से देख पा रहे थे कि गैसीय स्टेट में चाहिए। अब एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लगाना पड़ेगा, एंड एल्यूमिनियम में हम लोग क्या लगाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लगाने से क्या बन जाएगा, Al+ बन जाएगा गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब Al+ में हम लोग क्या लगाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, तो Ie2 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Al2+। और Al2+ में हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 3 लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Al3+। समझ में आया, और हम लोग अपने जगह पर पहुंच गए। बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. आ गया. हाँ, एक बार रिपीट करता हूँ थोड़ा और अच्छा से समझने के लिए। देखिए, मैं सबसे पहले मुझे बोला गया कि आपको एल्युमिनियम फ्लोराइड बनाना है, तो सबसे पहले मैं जनरल इक्वेशन लिखा, तो एल्युमिनियम सॉलिड प्लस 3/2F2 गैसियस स्टेट से AlF3 बन गया। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं सोचा कि अच्छा ये जब बनेगा तो फाइनली होगा क्या, कि लैटिस एनर्जी रिलीज होगा। तो अच्छा लैटिस वाला इक्वेशन कैसा दिखेगा, तो मैं लैटिस एनर्जी के डेफिनेशन से लैटिस इक्वेशन लिख पाया। तो लैटिस इक्वेशन लिखते वक्त मुझे पता चला कि अच्छा मुझे एल्युमिनियम 3+ चाहिए, और वो भी गैसियस स्टेट में, और मेरे पास अवेलेबल है एल्युमिनियम सॉलिड स्टेट में। तो मैं क्या करूंगा कि एल्युमिनियम सॉलिड को सबसे पहले एल्युमिनियम गैस में बनाऊंगा, और गैस में बनाने के बाद से मैं उसमें से बारी बारी से एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझको समझ में आया। अब सबसे पहले मैंने एल्यूमिनियम में डेल्टा HS लगाया, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी 1, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी 2, फिर से आयनाइजेशन एनर्जी 3, और मेरे को एल्यूमिनियम 3+ गैसियस स्टेट में मिल गया। तो अब मुझको इसके आगे कुछ भी नहीं करना है। अब मेरा काम है कि ये 3/2F2 से हम लोग 3F- तक कैसे जाएंगे, तो आते हैं उस पर भी। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। मैंने सोचा था कि 1 घंटा पढ़ाऊंगा, बट 1 घंटा पढ़ाने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, and I must have to increase my time. And I'm doing this for only you guys, Chandan and Archie, and 11th वाले भी, लेकिन चंदन एंड आर्ची आपके लिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग 3/2F2 से हम लोग 3F- में चलते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं ये देखा कि ये तो गैसियस में है, क्या ये भी गैसियस में है, अरे हाँ। अब क्या हुआ कि मेरे को सब्लिमेशन तो करना ही नहीं है, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इससे अच्छा क्या चाहिए, अच्छा अच्छा, अब मैं क्या करूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे माइनस चार्ज है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब मेरे को क्या करना है कि आ, मेरे को करना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छा ठीक है। लेकिन मैं जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन पे गया तो मेरे को पता चला कि अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आइसोलेटेड एटम्स पे लगता है, जबकि F2 तो
एक और F के साथ बॉन्डेड है, ये तो आइसोलेटेड है ही नहीं। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा ना कि फ्लोरीन को आइसोलेट करना पड़ेगा। अच्छा, आइसोलेट करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है? अरे इसके लिए कुछ पढ़े हैं क्या? हाँ पढ़े हैं, क्या? इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। चलिए तो हम आइसोलेट कर देते हैं दोनों फ्लोरीन को। तो दोनों फ्लोरीन को आइसोलेट करने के लिए अगर 1 मोल फ्लोरीन को आइसोलेट करना होगा तो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन इतना एनर्जी लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमको 3/2 मोल को करना है, इसीलिए यहाँ पे कितना इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगेगा बताइए? 3/2 इंटू इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, इतना एनर्जी लगेगा। अच्छा ये बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए एक बोलिए। बार रिपीट कर दो। Yes, sir. रिपीट करता हूँ, देखिए बात क्या है। फ्लोरीन जो था वो आइसोलेटेड नहीं था, और अगर हम लोग इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को आइसोलेटेड एटम्स में मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना रहता है। तो सबसे पहले तो हमको फ्लोरीन को आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट करने के लिए हम लोग इसका बॉन्ड तोड़ देंगे। बॉन्ड तोड़ देंगे तो आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको अगर मान लीजिए कि x जूल एनर्जी लग रहा है, तो 3/2 मोल अगर हमको तोड़ना हो तो उसमें कितना लगेगा? 3/2 लगेगा ना? बोलिए। यस सर। हाँ वैसे ही 1 मोल तोड़ने में डेल्टा एच डी लग रहा है, तो 3/2 मोल तोड़ने में कितना लगेगा? 3/2 डेल्टा एच डी। गॉट इट? यस सर। अब यस, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तोड़ दिए इसको, तो तोड़ देंगे तो क्या बनेगा? तो 3/2 इंटू, अब F2 क्या होगा? 2F में कन्वर्ट हो जाएगा, 2F गैस। तो 3/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा 2 से 2, और ये यहां से हमको 3 फ्लोरीन गैस मिल गया। अरे वाह, यही तो हम चाहते थे, यही ना चाहते थे हम कि मेरे को फ्लोरीन गैसियस स्टेट में मिल जाए। लेकिन मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब मेरे को आइसोलेटेड 3-3 फ्लोरीन एटम मिल गए हैं। अब मुझको करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन लगाना है। 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो अब हमको इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगाएंगे। और याद है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइसोलेटेड एटम 3 मोल है, इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। याद है? बोलिए, समझ में आया कि नहीं? Sir, ये last line repeat कर दो. हाँ हाँ हाँ, मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझको फिर से इसको रिपीट करना चाहिए। छोड़िए, मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा यहाँ तक समझ में आया ना कि हम लोग इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन लगा के 3 मोल ऑफ आइसोलेटेड फ्लोरीन गैसियस एटम्स पा लिए। यहाँ तक समझ में आ गया ना? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अच्छा 1 मोल ऑफ एफ गैसियस अगर 1 मोल एफ माइनस में चला जाए तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बोलिए। यस सर। Yes, sir. इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग ईए से डिनोट करेंगे। अब समझिए कि ऐसा ही हमारे पास 3 आइसोलेटेड एटम है, तो तीनों में ईए लगेगा एनर्जी, तो इसीलिए टोटल एनर्जी कितना लग गया? 3 इंटू ईए। अब समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अरे भाई बस बात यहाँ है कि फ्लोरीन गैस को हमको फ्लोरीन माइनस में चेंज करना है, लेकिन हमारे पास अब एक नहीं है, 3-3 फ्लोरीन एटम है, इसीलिए हम लोग को 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लगाना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। और चंदन आपको समझ में आया कि नहीं यार? Yes, sir, आ गया. अच्छा अच्छा, सही है। थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा लेकिन इट कांट बी अवॉइडेड। तो आइए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ क्या हुआ? 3 मोल ऑफ फ्लोरीन गैस था। अब हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड करेगा, मतलब 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और इसमें एनर्जी जो लगेगा वो 3 इंटू इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा। और यहाँ से मेरे को बन के आ जाएगा क्या? 3F माइनस गैसियस। और यही तो हम चाहते थे, यही ना हम चाहते थे। तो हमने क्या किया कि एल्युमिनियम 3+ गैसियस में भी पा लिया था, और फ्लोरीन 3 माइनस गैसियस में भी पा लिया। बस अब करना क्या है? बस यहाँ से लैटिस एनर्जी रिलीज होगा और बन गया मेरा कंपाउंड, खत्म कहानी।
अब ये जो टोटल ये जो काम हुआ ना, इसमें जो एनर्जी लगा उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया? और ये किसके बराबर होगा? तो जितना पार्ट पार्ट में एनर्जी लगा है उसके बराबर होगा। समझाता हूं। आप मान लो कहीं टूर पे निकले हो, ठीक है ना, मान लो कि आईटी रुड़की का सैर करने निकले हो, तो क्या होगा कि अपने घर से बस पकड़ोगे, तो बस पकड़ के पहले टाउन में जाओगे, टाउन में से फिर से बड़ा शहर में जाओगे, वहां से प्लेन पकड़ोगे, प्लेन पकड़ के फिर से देहरादून स्टेशन पे उतरोगे, देहरादून स्टेशन पे उतर के फिर से आप हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट जाओगे, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से फिर से रुड़की शहर में, रुड़की जगह पे जाओगे, रुड़की के बाद आईटी रुड़की में जाओगे। ठीक है। अब मैं आपसे जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ये बोलता है कि आपका टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ, और मतलब टोटल कॉस्ट कितना आया। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा? जितना आपका पार्ट पार्ट में कॉस्ट लगा होगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि बस पकड़ के आप छोटा सा मतलब अपने घर से टाउन में गए होगे, तो उसका पैसा, प्लस वहां से ट्रेन पकड़ के आप देहरादून स्टेशन आए, उसका पैसा, फिर से देहरादून स्टेशन से हरिद्वार आए, उसका पैसा, फिर से हरिद्वार से रुड़की में आए, उसका पैसा। तो सारा पैसा को जोड़ दोगे तभी ना टोटल पैसा निकलेगा, बोलो। तो वैसे Yes, ही sir. yes sir. सारा पार्ट पार्ट में जो एनर्जी हमको लगा, वो सारा एनर्जी को जोड़ देंगे तो वो डेल्टा एच एफ नॉट के बराबर हो जाएगा। और बस यही है हमारा क्या, बॉर्न हेवर साइकिल। तो अब यहाँ पे डेल्टा एच एफ नॉट किसके बराबर हो जाएगा? तो डेल्टा एच एफ नॉट इज इक्वल टू, सबसे पहले एल्यूमिनियम में क्या क्या लगा, तो एल्यूमिनियम में लगा डेल्टा एच एस, ठीक है, IE1 प्लस IE2 प्लस IE3। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि डेल्टा एच एफ नॉट इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम में क्या कहाँ लगा, तो डेल्टा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन लगा, प्लस IE1, 2, 3, 3 आयनाइजेशन एनर्जी लगा, एल्यूमिनियम का काम खत्म। फिर से फ्लोरीन वाले में क्या लगा, तो 3/2 इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन प्लस प्लस 3 इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है ना, प्लस यहाँ इतना तक तो हो गया। अब एक और चीज लगता है क्या, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? लैटिस एनर्जी। तो बस इतना एनर्जी लग के और हमारा कंपाउंड बन गया। ठीक है, समझ में आया? बोलो Yes, भाई। sir. अच्छा चंदन, आपको समझ में आया? Yes sir. आर्ची, आपको समझ में आया? हेलो, ओके ओके। तनीषा, डिड यू गेट दैट? ओके ओके। कृष्ण मोहन, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। फर्स्टली आपको जो पीरियोडिक टेबल है उसका वीडियोज आपको देखना पड़ेगा, मतलब तब ये समझ ओके में आएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है। मैं कल गाइड कर दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। ओके 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 ओके, सो लेट्स मूव। हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा, होमवर्क दूं कि मैं लिख ही दूं? होमवर्क देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉलिड बन गया, आपको इसका बॉर्न हेबर साइकिल लिखना है, ठीक है ना? फिर से आपको इसका लिखना है कि कैल्शियम क्लोराइड है, ये सॉलिड है, इसका बॉर्न हेबर साइकिल लिखना है। ये दो है, यू हैव टू ट्राई। एंड कल मतलब संडे को फिर से मैं आप लोगों को क्या करना है, इसको बना के और मेरे को व्हाट्सएप कर देना है, ठीक है? एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू। नहीं बनेगा तो मैं क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में, बहुत मजा आएगा। चलिए एक हम लोग नोट लिख लेते हैं, और दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज क्लास। और एक बहुत ही अच्छा काम हो गया आज, तो लिखिए नोट में। आप ऐसा लिख लीजिए, डेल्टा एच एफ नॉट, और फिर से यहाँ पे हम लोग ऐसा 3 एरो बना लीजिए। लिखिए, अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोर एंड मोर निगेटिव होगा तो मतलब आयनिक कंपाउंड बनेगा जो कि मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है? तो लिखिए डेल्टा एच एफ नॉट,
और फर्स्ट एरो के बाद से लिखिए मोर एंड मोर निगेटिव। तो मोर एंड मोर निगेटिव का मतलब क्या होगा कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है अगर वो बॉन्ड बन रहा है, तो इसका मतलब वो बॉन्ड मोस्ट स्टेबल होगा। ठीक है। यस सर। फिर से सेकंड एरो के बाद लिखिए कि लेस एंड लेस निगेटिव, मतलब आयनिक कंपाउंड जो होगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है। और फिर से अगर डेल्टा एच एफ नॉट पॉजिटिव हो जाता है तो आयनिक कंपाउंड जो होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मींस इफ एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड देन दैट कंपाउंड कांट बी फॉर्म्ड। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एंड दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर। आइए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन इंडोथर्मिक हुआ, इसका मतलब वो बॉन्ड बन नहीं सकता है। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पॉजिटिव हो गया मतलब आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो टुडे वी आर डन। सो